चलो, कोरिलेशन रिग्रेशन शुरू करते हैं। कोरिलेशन का मतलब दो टॉपिक्स है इसके अंदर, कोरिलेशन और रिग्रेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, अगर जैसे मान लो एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई, उन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना हमारा क्या कहलाएगा? कोरिलेशन रिग्रेशन कहलाएगा। ठीक है ना, कोरिलेशन और रिग्रेशन कहलाएगा। फिर कहता है इसमें जो कोरिलेशन है उसके अंदर दो टाइप का डाटा होता है, एक बाइवेरिएट डाटा होगा, एक बाइवेरिएट डाटा रहेगा और एक सिंगलर डाटा। बाइवेरिएट डाटा का मतलब क्या हो गया? जिसमें दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। एक्स हो गया मैथ्स के मार्क्स, वाई हो गया स्टैट्स के मार्क्स। हालांकि बाइवेरिएट के ऊपर ना पेपर में क्वेश्चन ना के बराबर आता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करना। क्या कहता है कि प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। कहते हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ फॉर द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। कहता है बाइवेरिएट डाटा फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है जिसके अंदर जिसमें हमारे मार्क्स, स्टैट्स के भी मार्क्स और मैथ्स के भी मार्क्स, दोनों के मार्क्स हमारे रिकॉर्ड करेंगे हम उसमें। कहता है कि जैसे देखो 15 और 13, जैसे हमारा क्या हुआ कि एक हमारा 15 है और 13 है, मतलब क्या हुआ? मेरे स्टैट्स में मार्क्स 15 है और मैथ्स में मार्क्स 13 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के मार्क्स दिए हुए हैं, मैथ्स के 15 और इसके 13। मैथ्स का एक, स्टैट्स का एक, मैथ्स के तीन। स्टैट्स में दो, मैथ्स में छः। ये डाटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के मार्क्स। तो पहला वाला स्टैट्स का हो गया, दूसरा वाला मैथ्स का हो गया। तो अब इसको हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डालना है। तो सबसे पहले तो रेंज देखेंगे, रेंज कितनी होगी। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वी फाउंड दैट। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स, पहले स्टैट्स की रेंज निकाल लो। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो सबसे ज्यादा स्टैट्स कितने मार्क्स है? सबसे हाईएस्ट पहले नंबर पे। सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पर है? सबसे ज्यादा मार्क्स 19 ही है। सबसे ज्यादा मार्क्स 19 है, 19 से ऊपर तो किसी के भी नहीं है। ठीक है ना। तो हाँ, सबसे ज्यादा में 19 रहेंगे, तो 19 बेसिकली ले लेना। जो हाईएस्ट मार्क्स हो किसी में भी तो वो हाईएस्ट वाला ले लेना। 19 माइनस एक हो गया 19, और सबसे लोवेस्ट एक मिलेगा, ये रहा एक। सबसे लोवेस्ट वन हो गया, सबसे हाईएस्ट 19 हो गया, तो 19 माइनस वन कितना हो गया? 18। तो ये हमारी क्या हो गई? रेंज। तो अब हम क्या करेंगे इसमें ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक एक्स के लिए हो गई इधर, जो स्टैट्स के मार्क्स बताएंगे। एक वाई के लिए हो गई इधर, जो कि इसके मैथ्स के मार्क्स बताएंगे। तो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। तो चार चार का डिफरेंस, मतलब इसमें काउंट करना कि पहले वाले में 0 से 4 के बीच में कितने हैं। ये 0 से 4 में है, ये 0 से 4 में है, ये 0 से 4 है, तीन, बस ये तीन ही है। चार, चार, 0 से 4 वाले चार हैं। तो कहता है 0 से 4 जिनके स्टैट्स में मार्क्स हो वो कितने हैं? चार है। तो एक, दो, दो, चार। टोटल 0 से 4 वाले कितने हो गए? चार हो गए। अब उनके साथ ना क्या करते हैं, इनका दोनों का रिलेशन एक साथ देखना होता है। मतलब क्या हुआ? कहता है जैसे ये पहला है, पहले में ये क्या है? 12 से 16 के बीच में, और ये भी क्या है? भाई भाई युवराज 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 थोड़ा सा। कहते हैं कि ये जो दो ये है 15, 15 किस में है? 12 से 16 के बीच में। 13 किस में है? 13 भी 12 से 16 के बीच में है। तो दोनों क्या है? 12 से 16 के बीच में है। तो इनमें 12 से 16 के बीच में और ये भी 12 से 16 के बीच में, तो यहाँ पर एक आ गया। ठीक है ना। फिर ऐसे ही अगला हमारा क्या होगा? एक और तीन है, एक और तीन दोनों ही 0 से 4 के बीच में है। तो 0 से 4, 0 से 4, तो 0 से 4 और 0 से 4 के बीच में यहाँ पर एक मार्क लगा दिया हमने। तो ऐसे हमें दोनों का इकट्ठा देखना है, किस किस के बीच में आ रहा है, वहां पर हम मार्क लगाते जाएंगे। जैसे ये 0 से 4 है और ये 4 से 8 है। तो 0 से 4 और 4 से 8, तो इधर 0 से 4 और इधर 4 से 8, तो यहाँ पर एक मार्क लग गया। ठीक है ना। तो ऐसे करके हमें हर एक में टैली मार्क्स लगाते जाने हैं, जिसमें जितना जितना आता जा रहा है। 8 और 3 है, तो ये हो गया 8 से 12 और 0 से 4। तो 8 से 12 और 0 से 4, तो ये एक टैली मार्क हो गया। तो ऐसे करके हमें बेसिकली बस टैली मार्क्स लगाते जाना है, पूरी टेबल बन जाएगी। टेबल को फिर लास्ट में ऐसे में इसको टोटल कर लेना, ऐसे में इसको टोटल कर लेना। तो ये कहलाएगा हमारा पूरा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो होते हैं, एक होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ सिर्फ स्टैट्स के मार्क्स कितने हैं। तो स्टैट्स के मार्क्स का मतलब क्या हुआ? 0 से 4 वाले कितने हैं? चार। 4 से 8 वाले कितने हैं? 12। 8 से 12 वाले कितने हैं? 14।
तो यही हमने बता दिया। 0 से 4 4, फिर 12, फिर 14, फिर 11, फिर 9। तो ये हमने सिर्फ स्टैट्स के लिख दिया, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी क्योंकि। लेकिन कंडीशनल में क्या हो गया, कहता है कि बताओ स्टैट्स के मार्क्स कितने हैं अगर मैथ्स के मार्क्स 8 से 12 के बीच में है। तो कहता है स्टैट्स के मार्क्स बताओ अगर मैथ्स के मार्क्स 8 से 12 के बीच में है। तो 8 से 12 के बीच में मैथ्स के मार्क्स है ये वाले, ये 8 से 12 है। तो इसमें स्टैट्स के कितने होंगे, तो मतलब हमें ये वाली टेबल रिप्रेजेंट करनी है, 2 5 4 3 1। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 5 4 3 1, इसको बोलते हैं कंडीशनल, जहां पर उसने एक कंडीशन रख दिया हमारे सामने कि इसमें मार्क्स कितने हैं। ठीक। अब कोरिलेशन क्या रहेगा, कोरिलेशन का मतलब होगा कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो दो टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, एक होगा पॉजिटिव रिलेशन, एक होगा नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, दोनों दोनों की वैल्यूज इंक्रीज होती रहेगी। और एक होगा अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है ना, तो ये रहेंगे। तो कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहला उसका मेथड क्या है, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम से निकालेंगे। तो स्कैटर डायग्राम में देखो, अगर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव जा रहा है। इधर क्या कहलाएगा, बढ़ भी रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बढ़ रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पर पॉजिटिव वर्ड भी ऐड कर देना, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा, परफेक्ट भी होगा। ठीक है ना, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक, तो ये दोनों रहेंगे। फिर क्या कहता है, अगर डिक्रीज हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर स्ट्रेट लाइन से नीचे गिर रहा है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है ना। अगर तुम्हारा ऐसे कुछ सर्कुलर टाइप है जिसमें कुछ मिक्स चल रहा है, तो उसको बोलते हैं नो कोरिलेशन, जिसमें जीरो रहेगा, उसमें क्या होगा, जीरो होगा, नो कोरिलेशन। और एक है पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ये होता है कर्वी लीनियर कोरिलेशन, इसमें भी माना जीरो ही जाएगा, बस इनके नाम बदल जाते हैं। अगर कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ऐसे सर्कल है, तो मतलब इसमें बिल्कुल ही कोई कोरिलेशन नहीं है, तो वो नो कोरिलेशन हो गया। और अगर पहले बढ़ा फिर कम हो गया तो उसको बोलते हैं कर्वी लीनियर, इसमें कर्व बन रहा है, पहले बढ़ना फिर कम होना, तो ये कर्व बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर कोरिलेशन। तो ये हमारा क्या होता है, बस ये ना जो स्कैटर डायग्राम है ये हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देता, ये बता देगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, या नो कोरिलेशन है। तो ये हमें ये बता देगा, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं बताता कि कितना हमारा कोरिलेशन है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है जिसका नाम है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन की बात करें तो कार्ल पियर्सन मतलब क्या हुआ, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो आर का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरियंस हम किस में निकालते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में निकालना सीखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले भी दिया हुआ है, कहते हैं कोवेरियंस कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। तो ये फॉर्मूला लगा लेना, या फिर x इंटू वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये दो फॉर्मूले हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला y के लिए लग जाएगा, बस x की जगह पे y हो जाएगा। और मैं सजेस्ट ये करूंगा, अगर हमारे पास कैलकुलेटर है और डायरेक्ट वैल्यूज आ रही है तो तुम्हें सबसे ज्यादा ना ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई अलग अलग फॉर्मूले लगाने होंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, और हमारे पास कैलकुलेटर भी होता ही है, तो कोई भी बड़ी वैल्यूज भी हम इजीली इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, सिंगल फॉर्मूला है आर निकालने का, सिग्मा एक्स वाई, और उसको एन से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जो एक्स होगा वाई होगा, तो जो एक्स का टोटल आया वो, सॉरी, एक एक्स इंटू वाई निकाल लेना, एक्स इंटू वाई जितनी भी वैल्यूज है सबको मल्टीप्लाई करते रहना, एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा वो मेरा क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना एन के साथ। वैसे मैं तुम्हें बोलूं तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस चैप्टर में ना डायरेक्ट वैल्यूज दी होती है, तुम्हें फॉर्मूला पुट करवाएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू में इतना बड़ा सोल्व करने को नहीं देता, वो तुम्हें ना क्वेश्चन में डायरेक्ट सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दे देगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे देगा, सिग्मा वाई की वैल्यू दे देगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे देगा, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर दे देगा। तो ये सारी वैल्यूज तुम्हें दे देगा, बस तुम्हें क्वेश्चन में पुट, फॉर्मूले में पुट करनी रहेगी। जैसे कि हमारे पास ये रहा, ये देखो, उसने क्या बोला, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एन दे दिया, सिग्मा एक्स वाई दे दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे दिया, सिग्मा वाई स्क्वायर दे दिया, सिग्मा एक्स दे दिया, और सिग्मा वाई दे दिया, सब कुछ दे दिया। बस हमें क्या करना है, इसको उठा के इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करना चाहूं तो सबसे पहले क्या होता है, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई, तो एन इंटू सिग्मा एक्स वाई,
तो देखो n कितना है 10 इंटू सिग्मा एक्स वाई कितना है 220, तो 220 हो गया, माइनस सिग्मा एक्स कितना है 40 इंटू सिग्मा वाई कितना है 50 डिवाइड बाय नीचे वाला क्या होगा अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वेयर, तो n कितना है 10 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वेयर कितना है 200, ठीक है ना, सिग्मा एक्स स्क्वेयर कितना हो गया 200 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया 40 का होल स्क्वायर, 40 का क्या रहेगा होल स्क्वायर, और सेम इसी में नीचे y के लिए भी हो जाएगा n इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर, तो n इंटू मतलब n कितना हो गया 10 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर मतलब 262 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या 50 का होल स्क्वायर। बस इस पूरे को सोल्व कर देना, इस पूरे को सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया 0.91। तो बस इसकी ये वैल्यूज हमें पुट करते हुए जाना है, तो बस ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो हमारा इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और इस चैप्टर से ना यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं इसी टाइप के, जिसमें वैल्यूज तुम्हें खुद दे देगा, बस तुम्हें उसको ऐसे फॉर्मूले के अंदर डालना रहेगा, ठीक। तो इसके अंदर और क्या क्या फॉर्मूले है हमारे पास, ये हो गया कि बाईवेरिएट वाले को बिल्कुल छोड़ जाना, फंस जाओगे इसको करने बैठोगे तो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो ना तो एक नंबर का क्वेश्चन रिस्क ले लेना, बट इसको बाईवेरिएट के फॉर्मूले को बिल्कुल मत करके जाना, वो बिल्कुल परेशान कर देगा बाईवेरिएट का क्वेश्चन, तो इसलिए मत करके जाना इसके फॉर्मूले। चाहो तो बस फॉर्मूले फॉर्मूले रीड कर जाना कि अगर डायरेक्ट वैल्यूज दे दी तो तुम डाल दो, बट वैसे क्वेश्चन ना अगर पूरा पूरा दे दिया बाईवेरिएट पे तो बिल्कुल छोड़ के आना उसको, बिल्कुल अटेम्प्ट मत करके आना, ठीक है ना, उसको ट्राई भी मत करना, क्योंकि बाईवेरिएट पे क्वेश्चन वैसे नहीं देता जनरली वो, ठीक। फिर क्या कहता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कोरिलेशन की, कहता है एक तो ये यूनिट फ्री मेजर है, कहता है तुम किसी भी यूनिट के लिए निकालो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो दो चीजें हैं, एक x है और एक y है, x तुम्हें दिया हुआ है हाइट में, y तुम्हें दिया हुआ है वेट में, मतलब x है हाइट्स और y है वेट्स, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम कोरिलेशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। कहते हैं अगर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ चेंज इन ओरिजिन एंड और चेंज इन स्केल वेरिएबल्स अंडर कंसीडरेशन डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ स्केल फैक्टर्स। कहता है तुम अगर x और y को u और v की फॉर्म में भी चेंज कर दोगे ना, तो भी तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, कोरिलेशन सेम रहेगा। जैसे मान लो अगर इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल नंबर 8 है, ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे देखो कहते हैं कोरिलेशन जो x और y का है ना वो 0.8 है, अगर हम नीचे इसको इस फॉर्म में चेंज करें, अगर हम इसको नीचे चेंज करें तो क्या होगा, इसको u को एक साइड रख लो, तो u इक्वल्स टू एक तो -4 इधर चला जाएगा, -3x इधर चला जाएगा डिवाइड बाय 2, ये u हो गया, और v का मतलब क्या हुआ, v इक्वल्स टू -11 -16y अपॉन 4 हो गया, तो ये दो u और v में हमने क्या कर दिया कन्वर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x और y के साथ साइन देख लेना, x के साथ भी माइनस का साइन है, y के साथ भी माइनस का साइन है, अगर दोनों में साइन सेम है, मतलब या तो दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं, तो मेरा कोरिलेशन सेम रहेगा, 0.8 ही रहेगा, मेरा कोरिलेशन कैसा रहेगा 0.8 ही रहेगा। और अगर दोनों में साइन अलग होते, लाइक यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता, तो उस केस में मेरा कोरिलेशन -0.8 हो जाता, मतलब वैल्यू सेम रहेगी बस साइन बदल जाएगा। तो अगर मेरे दोनों के साइन सेम है तो उतनी ही वैल्यू रहेगी, सेम साइन रहेगा, और अगर मेरे दोनों के साइन अलग है, मतलब एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, तो उसमें मेरा साइन, मेरा कोरिलेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 8 का -8 हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे दोनों साइन माइनस के आ रहे थे, दोनों साइन माइनस के आ रहे थे, मतलब मेरा आंसर 0.8 ही रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में मेरा आंसर कितना रहेगा 0.8। तो कहता है देखो इन फर्स्ट कितना है 0.8 ही है, सेकंड में चेंज हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, -0.8 हो जाएगा, कैसे देखो यहाँ u की वैल्यू निकालूंगा, अगर तो u की वैल्यू निकालूंगा तो ये उधर जाके -4 हो जाएगा, ये इधर आके +3 हो जाएगा, तो -4 + 3x अपॉन 2, और v की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा -11 -16, -11 - 16 y अपॉन 4, ये दो फॉर्मूले हो गए। तो x के साथ इधर प्लस है, y के साथ इधर माइनस है, तो दोनों साइन अलग है ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, जो अभी हमने देखा। क्लियर है? तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तो बस इसमें मेन यही है, मेनली फॉर्मूले याद रखने हैं, वो वैल्यूज पेपर में तुम्हें डायरेक्ट दे देगा, वो वैल्यू सीधा उठा के बस तुम्हें पुट करना है, टेबल वगैरह बनाने की ज्यादा मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इतना टाइम फिर वो यूज नहीं करवाते हमारा, ठीक। और कोरिलेशन की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी, मतलब अगर तुम्हारा r का आंसर -1 से कम आ रहा है, मतलब मान लो -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, -5 आ रहा है, अगर r की वैल्यू -1 से कम आ रही है तो भी गलत है, और r की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो भी तुम्हारा r गलत है, कभी भी r की वैल्यू -1 से कम नहीं आएगी और 1 से ज्यादा नहीं आएगी।
ठीक है, तो ये था कोरिलेशन किसका, कार्ल पियर्सन वाला। ये कौन सा मेथड था, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, ये हमने पढ़ा कार्ल पियर्सन। फिर तीसरा मेथड हमारा आता है स्पीयरमैन का। तीसरा मेथड हमारा किसका आएगा, स्पीयरमैन का। तो ये सारे उसी पे चल रहे हैं, बाइवेरिएट छोड़ देना, एट्थ इस पे आ गया। ठीक। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की बात करें तो इसमें ना ये भी कम एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये ना रैंक दे देता है, ये रैंकिंग दे देगा। जो सबसे बेस्ट हमारा मेजर है ना कोफिशिएंट का, वो कौन सा है हमारा, कार्ल पियर्सन वाला है, जो भी हमने पढ़ा सबसे बेस्ट वही रहता है। क्योंकि सबसे फर्स्ट जो स्कैटर डायग्राम था वो बस हमें ये बता देगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। कार्ल पियर्सन जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। ये जो रैंक कोरिलेशन है ना, ये भी रैंकिंग देके फिर वैल्यू निकालता है, रैंकिंग देके वैल्यू निकालता है, बट इसमें कम ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखा जाता। कैसे देखो, कहते हैं रैंक कोरिलेशन कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला होगा 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला है। एन का मतलब तो हो गया नंबर ऑफ आइटम्स। डी क्या है, डेविएशन बिटवीन रैंक्स, डेविएशन रैंक्स के बीच में कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मूला इससे देखते हैं एग्जांपल से। पहला एग्जांपल कहता है ये सेल्स है और ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है। तो एक काम करो, यहां पर ना रैंकिंग नहीं दी हुई, तो सबसे ज्यादा वाले को 1 रैंक देना। तो 95 को 1 दे दो, 90 को 2 दे दो, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ये हमारी क्या हो गई, सारी की सारी रैंकिंग हो गई। फिर यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसकी रैंकिंग हो गई। तो इन दोनों को हमने रैंकिंग दे दी, तो देख रहे हो 2 3 8 6 5 4 1 7, 2 3 8 6 5 4 1 7 और 2 3 7 6 5 4 1 8। तो ये हमारे रैंक हो गए दोनों के। ये वन इसका रैंक, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। ये रैंकिंग दे दी। फिर डी निकाल लो। डी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, सबको माइनस करते जाओ। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 8 - 7 1, 6 - 6 0, 4 - 1 4 - 5 -1, ऐसे करके रैंकिंग आ गई। फिर इस डी का क्या करो, स्क्वायर। डी, 0 का स्क्वायर 0 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर -1 का 1, 1 का 1 और 0 का 0 और -1 का सॉरी 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बस इसको फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 - सिग्मा 6 डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। तो 6 एज इट इज रहेगा, सिग्मा डी स्क्वायर अभी हमने निकाला 4 आया था, एन की वैल्यू कितनी है 8 है, तो एन को हम क्या पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे। तो ये हमारा सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन में उसने रैंक खुद ही दिए हुए हैं। जब रैंक खुद ही दिए हो तो हमें सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है। तो 10 - 10 5 हो गया, 5 - 5 1 हो गया, 6 - 9 3, 1 - 2 1, 2 - 8 -6, 3 - 7 -4, 4 - 3 1, 7 - 4 3 -1 और 7। फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर। पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में हम डायरेक्ट ना, अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो पेपर में कैसे करोगे, पेपर में तुम यूज करना एम प्लस का। हमें पता है बस हमें सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर। तो हम कैसे करेंगे, 10 - 5 इंटू इक्वल टू एम प्लस। 10 - 5 जो हमारा ये 10 है, इसमें से 5 को माइनस किया, 5 आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया, उसको एम प्लस में डाल दिया। ठीक। फिर अगले का कर दो, 5 - 6 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 6 - 9 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 1 - 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस, फिर 2 - 8 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 3 - 7 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 4 - 3 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 7 - 4 इंटू इक्वल टू एम प्लस, 9 - 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस और 8 - 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस। तो मतलब मेरा सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ रहा है, 148। तो बस फॉर्मूले में डाल दो, 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन इंटू एन स्क्वायर -1। तो 1 - 6 इंटू 148 अपॉन एन कितने थे, 8 नंबर थे, नहीं 10 नंबर है, तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1। तो 148 इंटू 6 अपॉन 990 -1। तो ये आ गया 0.1030, 0.1030 हमारा क्या हो गया, आंसर। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, इनका गलत था क्या इसमें, यही आ रहा है ना, हाँ इसकी इसकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ये ना ऊपर यहाँ पर क्या गलती थी, ये 8 - 1 है, उन्होंने सॉल्यूशन में इसको 9 - 1 ले लिया है। ठीक है ना, तो ये इनकी गड़बड़ थी, इन्होंने यहाँ पर गलती कर रखी थी, 8 - 1 को 9 - 1 ले लिया था। ठीक है ना, तो इन्होंने इसको ऐसे ले दिया कि यहाँ पर ये 9 8 है, इन्होंने आंसर में इसको 8 9 ले लिया, तो इस वजह से अलग आ रहा है। बट वैसे लॉजिक ये रहेगा, जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से इसका आंसर निकल के आएगा
0.1030, 0.1030, ये आंसर आएगा इसका। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, इस 11th की। इसमें क्या होगा, इसमें ना हमारा सेम कुछ दो वैल्यू सेम रहेगी। जैसे मैं रैंक देना शुरू करूंगा तो सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, 80, तो 80 को दे दिया 1 रैंक, 62 को दे दिया 2 रैंक, 60 को दे दिया 3 रैंक, 56 को दे दिया 4 रैंक। अब इसको 5 देना है, इसको 6 देना है, बट ये तो दोनों सेम नंबर है, तो किसको 5 दे किसको 6 दे नहीं पता। तो एक काम करो, 5 और 6 देना है ना, तो 5 और 6 का एवरेज निकाल लो, 5 + 6/2, तो कितना हो जाएगा 5.5। तो 5 और 6 देना था, दोनों को एक काम करो 5.5 और 5.5 दे दो, और ये क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 6 तक हो चुका, अब 7 दे देंगे इसको। ठीक, ऐसे ही नीचे वाले में ये 1 हो गया, इन दोनों को 2 और 3 देना है, तो 2 और 3 का आधा कितना हो गया 2.5, 2.5। अब 3 तक हो गया, 4 5 6, इन तीनों को 4 5 6 देना है, जबकि तीनों सेम वैल्यू है। तो 4 + 5 + 6 / 3, तो 5 आ गया, तो इसको भी 5 दे दो, इसको भी 5 दे दो, इसको भी 5 दे दो, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7। तो ये हमने क्या कर दी, इनकी रैंकिंग कर दी। ये हमारी रैंकिंग हो गई। फिर वही सेम माइनस कर लो, 1 - 1 0, इसका 1.5, इतना इतना, तो ये हमारा क्या हो गया, डी का स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या आया, डी का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी ऐसे सेम रैंकिंग हो जाए ना, जैसे इसकी भी 5.5 है, इसकी भी 5.5 है, इसकी 2.5, इसकी 2.5, 5 5 5, जैसे ही हमारी सेम रैंकिंग हो गई, जैसे ही हमारी क्या हुई सेम रैंकिंग हो गई, तो उस केस में हम कैसे करते हैं, उसमें फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या फॉर्मूला लग जाता है, 1 - 6 × σd² प्लस σt³ - t/12। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ऐसे हुआ, 1 - 6 × σ d², इसको ब्रैकेट लगा लो, σd² हमारा कितना निकल के आया 44.5, तो ये कितना आया 44.5, तो यहां ले लो 44.50 प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, t³ - मतलब क्या होता है, ये t का मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारे सेम नंबर आ रहे हैं ना, जैसे ये 5.5 कितनी बार सेम है, 2 बार, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर 2.5 2 बार आ रहा है, तो ये भी 2 हो गया। फिर 5 3 बार आ रहा है, तो वो 3 हो गया। तो कैसे करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 2 प्लस 3 इन तीनों को प्लस करके डिवाइड में कितना ले लेंगे 12, डिवाइड में कितना ले लेंगे इसके 12। तो ये आ गया हमारा सोल्व करके, तो 1 - 6 × 44.50 प्लस कितना हुआ, 2 का क्यूब -2, 6 + 6, और 3 का क्यूब 27 - 3 24, तो कितना हो गया 36। 36 डिवाइड बाई 12, तो 36 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया 3 हो गया, और पूरे के डिवाइड में n इंटू एन स्क्वायर -1 तो करना ही है, तो 7 × 7 का स्क्वायर -1, तो ये कितना आ गया 47.5 डिवाइड बाई 7 × 7 का 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 × 7 -1 × 7 336, तो 47.5 डिवाइड बाई 336 इंटू 6 -1, तो 0.1517 आ गया, तो 0.15 हमारा क्या रह गया आंसर। ठीक, इसमें भी वो क्या करेगा, इसमें भी ना ऑलमोस्ट हर बार वो वैल्यूज देगा तुम्हें निकाल के, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में उसने दे दिया, कहता है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, मतलब क्या कह रहा है, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 50, कहता है सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 50, तो मतलब मेरा सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकल के आया 50, सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है 50। कौन है, कोई पैसे हो, एक सेकंड देना। हाँ, तो इसमें इसने क्या किया, उसने बोला कि सम ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर उसने खुद ही बता दिया 50, और n कितना है 8, तो बस हमें फॉर्मूले में डालना है 1 × 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, मतलब 50 अपॉन n इंटू एन का स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो बस ये फॉर्मूले में पुट करना है, ये फॉर्मूला सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो वो हमें ना, एक सेकेंड, ठीक है,
तो वो हमें क्या करेगा, वो हमें बेसिकली वैल्यूज दे देगा, तो हमें सीधा फॉर्मूला पुट करना है, और अगर वैल्यूज नहीं देगा तो फॉर्मूले के लिए हम वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीख लेंगे। तो ये पूरा हमारा किसका था, रैंक कोरिलेशन का। तो रैंक कोरिलेशन में तुम देख रहे हो कितना डेविएशन है। अब एक बात देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया, 80 से 62 हो गया, मतलब 18 कम हो रहा है तो उसकी रैंक 2 हो गई, और 62 से 60 हो रहा है, सिर्फ 2 कम हो रहा है तो रैंक 3 हो गई। तो इसमें जितना कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उसके वेरिएशन को नहीं देखता, वो बस कम ज्यादा हो रहा है इतना ही देखता है, कितना कम हो रहा है वो नहीं देखता। तो इसकी ये लिमिटेशन थी। फोर्थ आता है कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशंस। कंकरेंट डेविएशंस कैसे देखता है, इसको पहले फॉर्मूला देख लो। आर सी रैंक कोरिलेशन इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम। अब ये होते क्या है, 2c और सी और एम क्या होते हैं, देखो 1990 का प्राइस और डिमांड, मतलब दोनों ईयर्स की प्राइस और डिमांड दी हुई है। तो एक काम करो, इसको इस फॉर्म में लिख लो और पहले प्राइसेस देखो। तो 25 से शुरू हो रहा है, तो 25 से 28 प्लस हो गया, 28 से 30 फिर से प्लस, 30 से 23 माइनस, 23 से 35 प्लस, मतलब बढ़ रहा है तो प्लस करते जाओ, कम हो रहा है तो माइनस करते जाओ। और ऐसे ही डिमांड में यहां पर क्या हो रही है, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस 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 माइनस, सारे माइनस होते जा रहे हैं। फिर इनके क्या करो, प्रोडक्ट कर लो, इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, प्लस इंटू माइनस होते गए। फिर कहता है एम क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन, कहता है कितने हमारे पेयर बने डेविएशन के। तो कैसे बने, ये हो गया हमारा 7, और नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। कहता है पहले सी देखो, सी का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है ना इसमें कितने पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव है, तो सी हमारा कितना हो गया 2। सी हमारा कितना हो गया 2। और कहता है पेयर्स कितने बन रहे हैं डेविएशन के, तो कैसे देखो, एक पेयर, दो, अच्छा यहां पर ऐसे देखो, पहले प्लस हुआ, फिर प्लस से माइनस 2 हो गए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस 3 हो गए, फिर माइनस हुआ 4, माइनस से प्लस 5, और प्लस से माइनस 6। एक सेकंड ना, प्लस एक, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, m का मतलब क्या होगा, कहता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन, मतलब जब हमने इसको प्रोडक्ट किया तो मेरे पास कितने टोटल डेविएशंस आए, वो हमारी m होती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो m कितना हो गया 7। तो हमेशा याद रखना, m जो आएगा ना वो हमेशा n से एक कम रहेगा। मतलब अगर मेरे पास टोटल वैल्यूज 8 है, तो 8 है ना, 4 4 8, तो हमेशा m की वैल्यू उससे एक कम रहेगी 7, क्योंकि डेविएशन टोटल कितने हो रही है, 7 बार हो रही है। तो m का मतलब क्या हुआ, m का मतलब है कि जितना भी मेरा प्रोडक्ट के अंदर जितनी बार भी डेविएशन हो रहा है, मतलब जितने भी पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर 7 पेयर, 7 पेयर बन रहे हैं, तो m की वैल्यू 7 हो गई। और इसके अंदर पॉजिटिव साइन कितने हैं, वो c हो गया बस। तो c आ गया और m आ गया, तो बस वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या कहलाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 इंटू सी, सी कितना आया था 7, माइनस m कितना आया था 2। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, C2 था M7 था, तो C2 हो गया M7 हो गया, तो डिवाइड में भी कितना आ जाएगा 7। तो कितना आया, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 3, तो माइनस 3/7 हो गया, राइट। तो अगर अंदर माइनस का साइन है तो यहां भी क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे ताकि प्लस हो जाए। तो प्लस माइनस कितना हो गया 3/7, तो 3/7 का अंडर रूट, 3/7 का अंडर रूट कितना हुआ 0.65। और अगर यहां माइनस का था ना, तो ये बाहर भी माइनस हो जाएगा, मतलब इसका रिलेशन कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 0.65, माइनस का 0.65, ये हो गया। तो ये था हमारा सारा का सारा कोरिलेशन चारों मेथड्स में। तो सबसे अच्छा कार्ल पियर्सन माना जाता है, तो बाकी सारे भी है इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, कार्ल पियर्सन का होता है। क्लियर है कोरिलेशन, कोई डाउट यहां तक। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में एक की वजह से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो निकालना। जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे बोला कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है,
इसमें दो वेरिएबल है, अगर मैं बोल दूं कि x की वैल्यू 3 है तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी, इसको बोलते हैं रिग्रेशन। ये हमारा क्या होता है, रिग्रेशन, कि एक की वैल्यू से दूसरे की वैल्यू पे जाना, वो मेरा क्या कहलाएगा, रिग्रेशन। अब इसके लिए ना कुछ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास। रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकलता है, जैसे बी मेरा क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो बी कैसे निकलेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या फिर आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले किसके, एक्स बी निकालने के। अब जो बी निकलता है ना, वो बी दो तरीके से निकलता है। वो बी कैसे निकलता है, दो तरीके से। तो अगर मान लो जैसे क्या होगा, बी जो निकलेगा यहां पर देखना, अगर बी वाई एक्स लिखा है मतलब क्या हो गया, बी की वैल्यू वाई ऑन एक्स होगी। वाई ऑन एक्स मतलब क्या, कि बी वाई की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूले में नीचे एक्स आएगा, हमेशा क्या रहेगा, नीचे एक्स रहेगा जब भी हम बी वाई एक्स निकालेंगे। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, या फिर आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब इस एक से ये एक कट गया तो क्या बचा, आर इंटू वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो ये फॉर्मूले आ गए। स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेंगे जो हमने पहले निकालने सीखे हैं। कहते हैं एक सिंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बी वाई एक्स का, इतने सारे फॉर्मूले यूज करने की जगह सिंपल सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर इन माइनस में सिग्मा एक्स। तो ये सारी वैल्यूज ना हमें देगा, बस हमें उसके साथ साथ क्या करना है, सिग्मा वो करना है, सिग्मा बस बी फॉर्मूला डालना है। एक सेकंड, हेलो, नहीं नहीं वो आई नहीं है, तो हम आज मैं कल कल, हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, वो आई नहीं। स्टॉक मार्केट में चलेगा बच्चे, एडवांस करा रहे हो बेसिक, दोनों जो जिसको जो करना है, अभी तो वैसे बेसिक ही कर रहे हैं बच्चे, बाकी भी जो भी होगा उसका वो कर लेगा ज्वाइन। हाँ, तो कहते हैं एक सिंगल फॉर्मूला है किसके लिए, बी को एस्टिमेट करने के लिए। तो क्वेश्चन ना हमें कैसे देगा, सेम वही देगा, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दे देगा, सिग्मा एक्स दे देगा, सिग्मा वाई दे देगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर दे देगा और एन दे देगा। तुम्हें सीधा उठा के बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये हमारा क्या रहेगा फॉर्मूला। बी एक्स वाई जब निकालेंगे तो बस नीचे जो एक्स है ना उसकी जगह नीचे वाई हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। तो बी वाई एक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला, बी वाई एक्स निकालना, बी एक्स वाई निकालना है तो नीचे वाई हो जाएगा एक्स की जगह पे, ऊपर भी हर जगह सेम है। कहता है अगर हमें बी एक्स वाई निकालना है तो नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहां पर भी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई से वाई कैंसिल होके क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई बच जाएगा फिर। ठीक है ना। तो ये हमारे एक्स वाई के और वाई एक्स के फॉर्मूले होते हैं दोनों। तो इसमें जैसे देखो x और y दे दिया, तो हमें एक x इंटू वाई चाहिए, एक x का स्क्वायर चाहिए, एक y का स्क्वायर चाहिए। तो इसको हमने ये निकाल के बस फॉर्मूले में पुट कर दिया। इसको इन्होंने कोवेरिएंस वाले तरीके से किया है, तुम चाहो तो डायरेक्ट सिंगल मेथड से लगा के भी कर सकते हो। ठीक है ना, सिंगल मेथड से लगा के भी कर सकते हो। अब इसने क्या बोला है, कहता है फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। अब ये टू रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है बताना कि y की वैल्यू कितनी होगी जब x 13 है और x की वैल्यू कितनी होगी जब y 15 है। तो मतलब y की वैल्यू निकालनी है, x गिवन है, तो मतलब क्या हो गया, y ऑन x हो गया। तो यहां पर हम b y x की बात करेंगे, और यहां पर x ऑन y हो गया, तो यहां पर हम x y b x y की बात करेंगे। ठीक है ना। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों निकलेंगे। तो दोनों निकालने के लिए हमने क्या किया, एक्स इंटू वाई कर लिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर कर दिया। तो एक्स बार कैसे निकलेगा, मीन निकाल लो। इसमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये कोवेरियंस निकालना है, कोवेरियंस के लिए हमें मीन भी चाहिए। तो कोवेरियंस के लिए अगर हमें मीन चाहिए तो कोवेरियंस के लिए मीन कैसे निकलेगा, एक्स का टोटल 34 डिवाइड बाय एन। तो 34 डिवाइड बाय एन हमारा क्या हो गया, मीन हो गया, तो 5.6667। वाई का मीन कितना हो गया, वाई का टोटल अपॉन एन 9.333। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। सिग्मा एक्स वाई हमने निकाल लिया, ये रहा 351। तो 351 अपॉन 6 माइनस दोनों का मीन मल्टीप्लाई कर दो। तो मीन कितना, मतलब कोवेरियंस कितना आ गया, 5.6110। स्टैंडर्ड एविएशन ऐसे निकल जाएगा फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड एविएशन कितना आ गया 6.885, और इसका कितना आ गया 5.2228। अब बी वाई एक्स कैसे निकलेगा, बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो कोवेरियंस हमने निकाला 5.6110, और ये इतना आ गया, तो ये हमने पुट कर दिया बी वाई एक्स। अब इक्वेशन कैसे बनेगी वाई ऑन एक्स की, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स
एक्स माइनस एक्स बार, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन। तो y एज इट इज छोड़ दो, माइनस वाई बार हमने अभी ऊपर निकाला था 9.3333, ये रहा 9.3333 इक्वल्स टू बी वाई एक्स कितना है अभी हमने निकाला, ये रहा 0.8145, तो 0.8145 ये हमारा हो गया बी वाई एक्स। एक्स माइनस एक्स बार कितना था 5.6667, ये हमारा क्या था एक्स बार था। तो ये मेरा क्या बन गया इक्वेशन बन गई। y को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, इधर क्या बचा 0.8145x माइनस 0.8145 इंटू 5.6667, तो ये आ गया 4.6155, और ये माइनस में है y, तो इधर आके प्लस हो जाएगा 9.3333। उसने बोला था x की वैल्यू कितनी डालने को, उसने बोला था x की वैल्यू 13 रख देना, तो x की वैल्यू हम 13 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 13 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.8145 इंटू 13 माइनस ये प्लस माइनस प्लस कर देंगे, तो कहता है 0.8145 इंटू 13, 0.8145 इंटू 13 और 4.1655 माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया 4.6155 प्लस 9.3333, 15 पॉइंट कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार चेक करना, कुछ प्लस माइनस में तो मिस्टेक नहीं करी। हाँ नहीं ठीक आ रही है, 15.3063 यही आ रही है, 15.3063 यही हमारा क्या आ गया y की वैल्यू आ गई 15.3063। तो ये हो गया वाई एक्स का। ऐसे ही फिर हम एक्स ऑन वाई निकालेंगे, तो इक्वेशन बना देंगे एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये हमारी किसकी बन जाएगी एक्स वाई की बन जाएगी। तो सेम तरीके से हम इसमें फिर एक्स वाई का सोल्व कर लेंगे, सेम तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा एक्स वाई का निकलता जाएगा। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चंस है काफी सारे, इनको प्रैक्टिस कर लेना। इसमें क्वेश्चन खुद दे देता है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जिसमें दोनों के मीन दे दिए और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिए, आर भी दे दिया, तो सीधा सीधा बस हमें क्या निकालना है, कहता है मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बी। मतलब बी का दे दिया ए का निकालना है, तो मतलब अगर मैं एक्स वाई लूं तो वाई का दे दिया एक्स का निकालना है, तो मतलब एक्स जो है वो वाई पे डिपेंडेंट होगा, तो एक्स ऑन वाई निकालना है। तो एक्स ऑन वाई निकालने के लिए क्या करेंगे बी एक्स वाई निकालेंगे, तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया सिग्मा सॉरी आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो आर क्वेश्चन में गिवन है 0.48, तो 0.48 आ गया आर। ठीक, इन्होंने पहले बी वाई एक्स निकाला है, तो एक बी वाई एक्स निकाल लिया इन्होंने, एक नीचे बी एक्स वाई भी निकाला होगा, ये रहा बी एक्स ऑन वाई भी निकाल लिया। तो दोनों निकाल लिए, दोनों में अलग अलग क्योंकि मांगा था उसने, तो एक निकाल लो, जैसे बी वाई एक्स निकाल लो, तो बी वाई एक्स में वाई ऊपर आ जाएगा एक्स नीचे आ जाएगा, तो आर क्वेश्चन में गिवन है 0.48, ये तो डायरेक्टली गिवन ही था क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.30, एक्स का 5.60, तो 6.3 अपॉन 5.6, तो 0.54 हमारा क्या आ गया कोरिलेशन, मतलब सॉरी बी वाई एक्स आ गया। बी वाई एक्स आ गया, तो इक्वेशन में पुट कर दो y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो y की वैल्यू एज इट इज रहने दो, y बार क्वेश्चन में गिवन है, y बार कितना है 58, y बार कितना है 58 और 44 वो है, तो 58 आ गया इधर इक्वल्स टू ये हमने अभी निकाला 0.54, x माइनस 44 आ गया इधर, तो बस y की वैल्यू सोल्व कर लो, 0.54x माइनस 23.76 प्लस 58। अब उसने बोला है कि वैल्यू निकाल लो अगर हमारे x की वैल्यू 50 है, क्योंकि हमने y ऑन x निकाला है, y ऑन x का मतलब क्या हो गया अगर x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू बताओ, तो x की जगह पुट कर दो बस y की वैल्यू, और सॉरी x की वैल्यू पुट कर दो 50, तो 0.54 इंटू 50 माइनस 23.76 प्लस 58, बस इसको सोल्व कर लो, 0.54 इंटू 50 माइनस 23.76 प्लस 58, तो ये आ गया 61.24, 61.24। ठीक, ऐसे ही करके फिर हमारा अगला सोल्व हो जाएगा एक्स वाई का, ठीक है ना, सेम यही ऐसे ही हमारा हर क्वेश्चन सोल्व होता रहेगा। कहता है प्रॉपर्टीज की बात करें, तो कहता है रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट इन ओरिजिन बट चेंज ड्यू टू शिफ्ट इन स्केल। कहता है इसमें चेंज आता है, कहता है अगर तुम्हारा एक्स वाई की फॉर्म में था और उसको तुम अगर यूवी की फॉर्म में रखना चाह रहे हो, तो उसके लिए जब तुम्हारा जो डिवाइड वाला है ना उसको ले लेना क्यू अपॉन पी, मतलब क्या हुआ इसके ऊपर आई थिंक एक एग्जांपल है,
हाँ ये रहा। कहता है कि मान लो ये एक इक्वेशन है u इक्वल्स टू 3x+10, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा u इक्वल्स टू 10 - 3x/1 में, और दूसरा y को चेंज कर दूंगा मैं v में, तो v इक्वल्स टू 25 - 2y/5। तो ये मेरा क्या हो गया, दो इक्वेशंस हो गई। अब वो क्या कहता है, एक काम करना, उसने बोला है कि x के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए और y के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो x के साथ भी कुछ नहीं और y के साथ भी कुछ नहीं, तो एक काम करो, इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो क्या हो गया 3/3 माइनस एक्स अपॉन 1/3। ठीक है ना, 3/3 अपॉन एक्स माइनस 1/3, और सॉरी डिवाइड बाय 1/3, और v के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो 25/2 माइनस वाई अपॉन 5/2 ये हो गया। लेकिन इधर x के साथ भी माइनस है, इधर y के साथ भी माइनस है, हमें बल्कि दोनों के साथ क्या चाहिए, प्लस चाहिए, दोनों के साथ क्या चाहिए, प्लस। तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, तो x आगे आ जाएगा और 10/3 नीचे बाद में आ जाएगा, तो ये 3 जो हो गया वो माइनस का साइन नीचे वालों के साथ आ गया। ऐसे ही v की वैल्यू y आगे आ गया -25/2, और इधर कितना आ गया -5/2। अब हमारी फॉर्म क्या बन गई, देखो फॉर्म कैसी बन गई, x माइनस, हमें क्या चाहिए था, इसी फॉर्म में चाहिए था, x माइनस ए अपॉन पी और y माइनस सी अपॉन क्यू। तो x माइनस ए अपॉन पी और v इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस सी अपॉन क्यू, ये दो बन गए हमारे फॉर्मूले। अब उसने क्या बोला है, कहता है बी वाई एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, q अपॉन वी पी ले लेंगे इंटू बी वी यू कर देंगे। तो बी वाई एक्स तो क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गया, हम एग्जांपल कर रहे हैं ना, हाँ। कहता है ये रहा कोफिशिएंट जो है y ऑन x, मतलब बी वाई एक्स तो क्वेश्चन में गिवन है 0.8, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, बी वाई एक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी इंटू बी यू वी। तो बी वाई एक्स तो क्वेश्चन में गिवन है 0.8 इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी है -5/2 अपॉन पी की वैल्यू है -1/3 बी यू वी हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, तो 0.8 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 5/2 इंटू बी यू वी। तो बस सोल्व कर लो, 0.8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो बी यू वी कितना आ गया 0.1066, तो इसको डिवाइड कर लेना, आ जाएगा 0.10 समथिंग आएगा, तो वो हमारा क्या आ गया, यही आ गया। हाँ वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा इतना, तो इस तरीके से बस इसको सोल्व करते हुए जाना है। ये जो रिव्यू पार्ट है ना, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इसमें एग्जाम ये फॉर्मूले ही पुट करने हैं दो तीन, और कुछ भी नहीं करना। कभी कभी क्वेश्चन ना हमें एक्सप्लेन्ड और टोटल वेरिएंस के बारे में देगा और तुमसे पूछेगा आर स्क्वायर बताओ, तो तुम्हें बस फॉर्मूला डालना है कि एक्सप्लेन्ड वेरिएंस कितना है और टोटल वेरिएंस। मतलब क्या हुआ, होता क्या है, मान लो मेरा ना कुछ वेरिएंस निकल के आया, तो मैंने बोला कि टोटल वेरिएंस आया 50, उसके बदले में मान लो मैंने तुम मेरे सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे हो, मैंने तुम्हें बोला कि सेल ना 50 लाख की होनी चाहिए, तुमने कितने की करी, सिर्फ 40 लाख की करी, तो तुमने कितने कम की कर दी, 10 लाख की कर दी। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ भाई 10 लाख कम कैसे हुए, तो जो वेरिएंस है 10 लाख उसका रीजन पूछा, तुमने ना मुझे 6 लाख का तो रीजन दे दिया, बाकी 4 लाख का रीजन नहीं दे पा रहे, तो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस कितना हो गया 6 लाख, क्योंकि जिसका रीजन हमें पता चल गया, और टोटल वेरिएंस कितना था 10 लाख, तो 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 0.6, मतलब 60% हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ठीक। और एक आता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कहता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कैसे निकलेगा, मतलब कितना हम डिटरमाइन नहीं कर पाए। ये तो 0.6 क्या निकला, जितना हमने एक्सप्लेन कर दिया, जितना एक्सप्लेन नहीं किया उसका कैसे निकलेगा, तो 1 में से माइनस कर दो जितना एक्सप्लेन कर दिया उसको, तो 0.4 हमारा क्या आ जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वाला आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा कोरिलेशन और रिग्रेशन पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलो डन। इसको कर लो क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट होंगे तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।